हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और आज इस सीरीज का है यहाँ पे डे 17 जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसे आप फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के नाम से जानते हैं इसको मैं यहाँ पे कवर करूंगी। यदि आप सीटैट 2025 की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज पेपर 2 मैथ साइंस कैंडिडेट को एनसीईआरटी का बेस और साथ ही साथ एग्जामिनर किस तरीके से आपसे पेपर 2 मैथ साइंस में क्वेश्चन फ्रेम करते हैं उसको समझने में और इस एग्जाम को टारगेट करने में यहाँ पे हेल्प करता है। और आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डे 17 तक की क्लासेस ले ली है। ये सेशन अगर आपको पसंद आता है तो इससे पहले वाले सेशंस आप डेफिनेटली देखिएगा ताकि आप लोगों को जो कंटेंट है वो सीक्वेंस वाइज यहाँ पे मिल सके। और जो सीटैट साइंस की मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे क्लासेस यहाँ शेयर करती हूँ, ये आप लोगों की साइंस की जो क्लासेस होती हैं ये यहाँ पे हम लोगों की मंडे, वेंसडे और फ्राइडे में आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। और मैथ्स की क्लासेस जो होती हैं ये ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर होती हैं। अब क्लासेस में अगर कोई भी शेड्यूल में चेंजेस वगैरह होते हैं तो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर देती हूँ। सो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि आपको क्लासेस के लिंक और ये अपडेट वगैरह मिलती रहे। तो क्लासेस की लिंक हो गया, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, क्लासेस की प्लेलिस्ट हो गई साइंस मैथ्स की, वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में मिल जाएगा, यानी कि पहला कमेंट मेरा मिलेगा जिस आप वहां पे देख सकते हैं। इससे पहले जो मैंने आप लोगों के साथ 2 सेशन यहाँ पे कवर किए थे उसमें फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर हमने कवर किया था। और अगर हम फोर्स की बात करें तो जो बल होता है वे 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका संपर्क बल और एक होता है गैर संपर्क बल यानी कि कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रिक्शन यानी कि घर्षण जो है किस तरीके का बल है तो आप लोग यहाँ पे जो आंसर देंगे वो देंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि यदि 2 वस्तु जो हैं एक दूसरे के संपर्क में नहीं होंगे तो उसमें आपको फ्रिक्शन जो है, घर्षण जो है देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर मैं कहूं फ्रिक्शन किस तरीके का फोर्स है तो होता क्या है कि अगर मान के चलिए कि ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को एक व्यक्ति जो है कहां की तरफ धक्का दे रहा है, इस ब्लॉक को आगे की तरफ धक्का दे रहा है, तो इसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? इसका मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में। और ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है ये कहां लगता है? ये लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम यहाँ पे शॉर्ट में बोलें तो ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है ये आपका किस तरीके का फोर्स माना जाएगा? ये एक आपका अपोजिंग फोर्स यहाँ पे माना जाएगा। जो भी आपकी मोशन की दिशा होती है उसके अपोजिट दिशा में ये लगता है। अब ये जो आपका फ्रिक्शन है ये लगता क्यों है? ये आपके सरफेस में यानी कि जो आपकी सतह होती है उनमें जो इरेगुलरिटी होती है उनकी वजह से आपको फ्रिक्शन देखने को मिलता है। यानी कि अगर सरफेस इस तरीके का है तो इनमें 2 सरफेस के बीच में यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा कि इनके बीच में यहाँ पे लॉकिंग हो जाएगी और इन लॉकिंग की वजह से इनका जो मोशन होता है वे थोड़ा सा यहाँ पे एक तरीके से अपोज होता है। अब आपके एग्जामिनर इस टॉपिक को किस तरीके से पूछते हैं? आपके एग्जामिनर ये पूछेंगे कि एक सरफेस जो है वो काफी स्मूथ सरफेस है और एक सरफेस जो है आपका रफ सरफेस है, बताइए किसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा या किसमें फ्रिक्शन कम होगा? अब आप अगर ध्यान से इस चीज को देखते हैं तो आपको इतना यहाँ पे पता चल रहा है कि जो भी मोशन हो रहा है उसके अपोजिट दिशा में लग रहा है और जो चीज अपोजिट दिशा में लगेगी यानी कि वो चीज किसी चीज को क्या कर रही है, रोक रही है। यानी कि क्या कर रही है, यहाँ पे हम कहेंगे इन शॉर्ट ये चीज को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है। तो रफ सरफेस होगा तो रफ सरफेस में क्या है, गाड़ी आपकी स्मूथ चलती नहीं है, तो आप कहेंगे कि रफ सरफेस में यहाँ पर फ्रिक्शन जो है क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर यहाँ पे स्मूथ सरफेस होता है तो स्मूथ सरफेस में गाड़ी जो है आराम से चलती है। तो गाड़ी जो है आराम से क्यों चलती है? क्योंकि सरफेस जो है काफी स्मूथ है तो उसमें लॉकिंग जो होती है ये पॉसिबल नहीं होती। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन जो है इस जगह पे क्या होगा, कम होगा। आई होप अगर इस टर्म से रिलेट करके आपके एग्जामिनर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे, असर्शन रीजन पूछे तो आप यहाँ पे आंसर दे पाएंगे।
कभी भी अगर रफ सरफेस होता है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अब आप कहेंगे इसका डे टू डे लाइफ का एग्जांपल, तो आप अगर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की शूज अगर देखते हैं तो उसका जो बेस होता है उसको किस तरीके से स्पाइक्स दिए जाते हैं। अब स्पाइक्स क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन है अगर वो एक स्मूथ सरफेस में जैसे बैडमिंटन खेल रहे हैं, वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे हैं, तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या होता है कि वो फिसल सकते हैं। तो उनके जूतों के नीचे क्या किया जाता है, सरफेस को स्पाइक्स दिया जाता है ताकि सरफेस कैसा बन सके, रफ बन सके। तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से वो फिसलेंगे नहीं। तो ये एक तरीके से एडवांटेज की फॉर्म में यहाँ पे काम करता है। आई होप ये टर्म फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन किसकी वजह से होती है, अनियमितता की वजह से, साथ ही साथ फ्रिक्शन फोर्स किस दिशा में लगता है, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जो अगला टर्म लिखा है इसके ऊपर तो पहले ही मैं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ। जो फ्रिक्शन के प्रकार है, यहाँ से आपके एग्जामिनर कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर आपका फ्री में मार्क्स आपका देके जाता है अगर आपको कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पे पता है। तो देखिए 3 तरीके के फ्रिक्शन होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्लाइडिंग और एक होता है रोलिंग। अब देखिए स्लाइड और रोल का तो मतलब आपको पता चल रहा है, जो चीज एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, और इसमें क्या कर रहा है, इसमें वो रोल कर रहा है। ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन आपका होता क्या है, ये लगता है आपका जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होती है, यानी कि हर रुकी हुई चीज जिसको आप क्या करने की कोशिश करें, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। अगर कोई कार जो है रुकी हुई है और आप इसे मोशन में लेके आ रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि कार रुकी हुई है तो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अगर रुकी हुई कार को आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये कब लगता है, जब आप किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट वो स्टार्ट नहीं होती, उसके लिए आपको उस गाड़ी को एक्सलरेट करना पड़ता है। होता क्या है कि आप अगर गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं तो गाड़ी आना चाह रही है मोशन में, गाड़ी कैसा आना चाह रही है, मोशन में। पर गाड़ी जो है उसको यहाँ पे एक और फोर्स देखने को मिल रहा है जो कि है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें इस समय कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, गाड़ी को रोक के रख रहा है। तो आपको करना क्या पड़ता है कि अगर मेरी एक कार है, इस कार को मैं क्या कर रही हूं, इस कार को मैं यहाँ पे स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो होगा क्या कि डायरेक्ट वो चीज स्टार्ट नहीं होती। अब मान के चलिए कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसमें जो फोर्स लग रहा है वो अगर आपका 10 न्यूटन का लग रहा है जो कि उस चीज को रोक रहा है, तो आपको इस गाड़ी को मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 न्यूटन से ज्यादा यहाँ पे फोर्स जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। कभी भी याद रखिएगा इस पॉइंट को, स्टैटिक फ्रिक्शन रुकी हुई चीजों को पे नहीं लगता, जिस चीज को आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चीज को आप यहाँ पे एक्सलरेट कर रहे हैं, उस केस में क्या लगता है, उस केस में स्टार्ट कर, यहाँ पे रुकी हुई चीज को स्टार्ट करने में जो फोर्स लगेगा वो आपका होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बिल्कुल अगर आपके घर के सामने गाड़ी रुकी हुई है, कोई भी स्टार्ट नहीं कर रहा और वो 2-3 दिन से गाड़ी रुकी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। पर जिस पॉइंट से आप उस गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो काम करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करता है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। अब यहाँ पर आपके एग्जामिनर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, ये इनका सीक्वेंस पूछते हैं। कहते हैं कि कौन सा टाइप का फ्रिक्शन किस टाइप से बड़ा है, किस टाइप का छोटा है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एरो वाइज इस चीज को मेंशन कर ही दिया कि सबसे ज्यादा होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर रोलिंग फ्रिक्शन। और आज की इस वीडियो के एंड में ही आपको क्वेश्चंस के टाइप पता चली जाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनर फ्रेम करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए फ्रिक्शन की अगर हम बात करें, एक तरीके से क्या कर रहा है, ये अपोजिंग फोर्स है, यानी कि चीजों को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, अब जैसे कि आप अपने घरों में देखते हैं मशीन्स वगैरह। अब अगर हमारे मशीन्स हैं, मशीन्स के जो पार्ट होते हैं अगर वो रुकने लग जाए तो हम लोगों को दिक्कत करेगा।
तो हम लोगों को उस केस में क्या करना चाहिए, हम लोगों को उस केस में यहाँ पे ग्रीस डालना चाहिए, हम लोगों को ऑयल डालना चाहिए, हम लोगों को यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट यानी कि स्नेहक डालना चाहिए, जिससे हम क्या कर सके यहाँ पे। ये सब चीजें करती क्या है, ये सब चीजें यहाँ पे उन सरफेस को स्मूथ बनाती है। अगर वो चीजें आपकी स्मूथ हो जाएंगी तो स्मूथ होने पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप अपने घर में फैन वगैरह देखते हैं तो उसमें आप इस तरीके का एक पार्ट देखेंगे, मशीन के अंदर इस तरीके का एक पार्ट जो है वो डाला जाता है। अब ये पार्ट क्या होता है, ये पार्ट होता है आपका बॉल बेयरिंग। अब ये जो बॉल बेयरिंग होता है ये क्या करता है, ये आपके फ्रिक्शन को यहाँ पे जैसे मशीन के पार्ट को स्मूथ बनाने का काम करता है। इन शॉर्ट ये आपके फ्रिक्शन को क्या करेगा, फ्रिक्शन को यहाँ पे कम करने का यहाँ पे काम करता है। ये फ्रिक्शन को बढ़ाता नहीं, ये फ्रिक्शन को कम करता है। कैसे, सरफेस को स्मूथ करके। इसके अलावा अगर ये एक तरीके से अपोजिंग फोर्स है, ये आपके मशीन के पार्ट को डैमेज कर रहा है, ये मशीन के पार्ट को रोक रहा है, तो इसका एडवांटेज क्या है, मतलब ये चीज पढ़ने की जरूरत क्या है हम लोगों को इस टॉपिक को, तो ये भी यहाँ पे समझना होगा। तो देखिए फ्रिक्शन के हमारे डे टू डे लाइफ में कई सारे एडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेजेस की बात करिए तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप वॉक नहीं कर पाते। फ्रिक्शन की वजह से ही हम बिना स्लिप हुए हम मूव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी एक स्पोर्ट्स पर्सन का आप लोगों के सामने एग्जांपल दिया था। इसके अलावा अगर आपने एक मैस्टिक यानी कि माचिस की तिल्ली देखी है जो कि आग जलाने का काम करती है, उसमें क्या होता है, हम डब्बे और माचिस की तिल्ली को क्या करते हैं, रब करते हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, उसमें हम फ्रिक्शन लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर रही है, वो जल रही है। तो एक तरीके से जो पत्थर एक दूसरे में घिसे गए थे वो भी फ्रिक्शन हो रहा था वहां पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, माचिस जो है आग का इन्वेंशन आपका। इसके अलावा अगर आप किसी भी चीज को होल्ड कर पा रहे हो तो होल्ड करने का भी मेन आपका जो कारण है वो क्या है, फ्रिक्शन है। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे जो बोर्ड में लिख पा रही हूँ ये भी किसकी वजह से है, ये भी फ्रिक्शन की वजह से है। तो कई जगह पर ये आपका एज अ इवल काम करता है, यानी कि इसके डिसएडवांटेजेस हैं और कई जगह पर इसके एडवांटेजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो दोनों चीजों को आपको साथ में लेके चलना है। आई होप ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपको फ्रिक्शन को अच्छे से समझना है, टाइप देखना है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इसके कारण आपको पता होने चाहिए, फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है। अब आप लोगों के एग्जामिनर इस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करते हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी, ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कंबाइन हो। अब मैं आप लोगों के साथ आज के इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका यहाँ पे मास कितना दे रखा है, जिसका द्रव्यमान जो है वो दे रखा है आपका 5 kg। अब वो एक आपके स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस पर मूव कर रहा है। स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे घर्षण रहित जो यहाँ पे सरफेस है, उसका मतलब ये है कि इसमें पीछे से कोई भी फोर्स इसे खींच नहीं रहा। यानी कि अगर ये आगे की तरफ जा रहा है तो ये आराम से आगे की तरफ चले जाता रहेगा। इसके अलावा इसकी वेलोसिटी जो होता है, इसका जो वेग होता है, वे भी यहाँ पे क्या है, समान है। अब आगे यहाँ पे बोल रखा है द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, समान है, ये हमें बताया गया है। और यहाँ पे बोल रखा है कि आपको कितना बल लगाना पड़ेगा कि वस्तु जो है समान वेग से गतिमान करते रहे। अब क्योंकि ये एक ऐसे सरफेस में मूव कर रहा है जो कि फ्रिक्शनलेस है, पीछे से कोई फोर्स इसको खींच ही नहीं रहा, तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से चला जाता रहेगा। इसकी स्पीड जो है वो कम नहीं होगी क्योंकि इसे पीछे से कोई फोर्स खींच नहीं रही। तो आपको कोई फोर्स लगाने की भी इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस का मतलब क्या है कि पीछे से कोई भी फोर्स इसे खींच नहीं रहा, और कोई फोर्स खींच नहीं रहा तो कोई फोर्स आपको जरूरत भी नहीं है यहाँ पे अलग से लगाने की। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला ये जो क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, इसमें बोल रखा है व्हाई आर द सोल ऑफ द शूज ट्रीटेड। अब यहाँ पे बोल रखा है
कि जो जूते का सोल होता है वह असमतल क्यों होता है। अभी मैंने आप लोगों के साथ ये कंटेंट में भी डिस्कस किया था कि स्पोर्ट्स पर्सन में अगर आप उनके शूज़ का बेस देखोगे तो वो उनका बेस कैसा होता है, असमतल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो स्मूथ सरफेस पर मूव करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, वे स्मूथ सरफेस पर मूव करते हैं। ऐसे में ये क्या हो सकते हैं, ऐसे में ये स्लिप हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इनके ये जो जूते होते हैं उनमें स्पाइक्स जो है वो ऐड करते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा, घर्षण जो होगा वो आपका बढ़ जाएगा। और घर्षण बढ़ने से ये जो व्यक्ति होगा ये जल्दी फिसलेगा नहीं। तो स्पाइक्स ऐड करके आप क्या कर रहे हो, फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हो। अगर आप फ्रिक्शन को कम करोगे तो फ्रिक्शन को कम करने से क्या होगा, वो बंदा फिसल सकता है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हो ताकि सरफेस हल्का सा रफ बन सके और जिसकी वजह से क्या हो, इनके जूतों की पकड़ अच्छी बने रहे। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है, इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे बोल रखा है एक ग्राउंड में एक बड़ा सा बॉक्स है जिसको आपको क्या करना है, स्लाइड करना है, खिसकाना है। तो रेशमा शुड अप्लाइड अ फोर्स विच इज ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स। अब देखिए रेशमा को क्या करना है, इस ब्लॉक को आगे की तरफ धक्का देना है। तो रेशमा को किस बल से ज़्यादा बल लगाना होगा। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल तो वैसे भी नीचे की तरफ लगता है, तो यहाँ पे होगा नहीं। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगता है। मस्कुलर फोर्स तो उसे लगाना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है कि मांसपेशीय बल तो उसे लगाना ही है। अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ वो खिसकाना चाह रही है तो पीछे की तरफ एक बल लगता है जो कि यहाँ पे रेस्ट अवस्था में होने वाली वस्तु पे लगता है। अब आप कहेंगे आपने तो कहा था कि रेस्ट अवस्था में कोई बल नहीं लगता। रेस्ट अवस्था वाली चीज़ों को अगर आप मूव कराना चाह रहे हो तब लगता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आपका स्टैटिक घर्षण जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन का है तो उसे यहाँ पे 11 न्यूटन या फिर इससे ज़्यादा यहाँ पे फोर्स जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अगला ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमसे क्या बोल रखा है कि 4 बॉल आर थ्रोन विथ सेम फोर्स ऑन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेस। अब 4 अलग अलग गेंद है जिसको हमने क्या किया, समान बल से यहाँ पे क्या किया, अलग अलग सरफेस पे इसे थ्रो किया। ऑन विच सरफेस टाइप कुड द बॉल ट्रैवल द मैक्सिमम डिस्टेंस। सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस किस में ट्रैवल करेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें समुद्री तट में क्या होता है, रेत होती है। रेत में वो जल्दी ट्रैवल नहीं करेगा, ये तो आप लॉजिकली देख सकते हैं। सीमेंटेड रोड में भी वो एक टाइम पे आके रुक जाएगा। इसके अलावा वुडन टाइल्स जो होते हैं चिकने होते हैं, पर अगर आप स्केटिंग रिंग देखो तो ये सबसे ज़्यादा स्मूथ सरफेस इसकी होती है। और जहाँ पर स्मूथनेस ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर फ्रिक्शन जो होता है, मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन होता है कम। और फ्रिक्शन अगर कम है तो उसे कोई फोर्स रोक नहीं रहा, यानी कि ज़्यादा तेज उसे रोक नहीं रहा, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो स्केटिंग रिंग में यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉल होगी वो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करेगी। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन रीजन हम लोगों को यहाँ पे पूछ रखा है, जिसमें बोल रखा है असर्शन क्या है, अ बॉय ऑब्जर्व दैट स्ट्राइकर्स ऑफ अ कैरम बोर्ड इज मूविंग इजिली when his sister spread some talcum powder on a कैरम बोर्ड। ये तो आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि अगर हम कैरम बोर्ड के जो स्ट्राइकर होते हैं उसमें अगर हम टेल्कम पाउडर लगा दें तो वो ईजिली मूव करता है। क्यों? क्योंकि वो आपका बन जाता है स्मूथ। अभी वही वाली बात आ जाती है कि अगर कोई चीज़ स्मूथ है तो फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन हो जाएगा उसमें कम। तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि टेल्कम पाउडर इंक्रीजेस द फ्रिक्शन बिटवीन कैरम बोर्ड एंड स्ट्राइकर। टेल्कम पाउडर यहाँ पे अगर फ्रिक्शन बढ़ाता तो फ्रिक्शन बढ़ाने से यहाँ पे जो स्ट्राइकर है वो आसानी से मूव नहीं करता, उसको टफनेस होती। ये चीज़ गलत है। जहाँ पर भी सरफेस स्मूथ होता है वहाँ पर फ्रिक्शन घर्षण कम होता है। तो हम कहेंगे कि ए तो बिल्कुल सही है, बट आर जो दे रखा है वो यहाँ पे आपका गलत है। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख के चलेंगे
तो चीज़ें अपने आप ही आपकी सही होते चले जाएँगी। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है इनमें से कौन-सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, तो ज़रा इस क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि अ जिम्नास्टिक अप्लाई कोर्स सब्सटेंस यानी कि खुरदुरा पदार्थ जो है जिम्नास्टिक अपने हाथ में अप्लाई करते हैं ताकि वो इंटरलॉकिंग को रिड्यूस कर सकें और अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकें। अब देखिए जो पहलवान वगैरह होते हैं अगर वो मिट्टी को अपने हाथ में रगड़ रहे हैं, तो वो इसलिए रगड़ रहे हैं कि उनके हाथ में जो स्वेटिंग की वजह से फिसलन होती है यानी कि स्मूथनेस होती है वो कम हो जाए और वो आसानी से इंटरलॉकिंग कर सकें। रिड्यूस करने के लिए नहीं करते, वो इंटरलॉकिंग बढ़ाने के लिए मतलब अपनी पकड़ को बढ़ाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से खुरदुरा पदार्थ अपने हाथों में लगाते हैं। तो ये तो आपका इनकरेक्ट है। इसके अलावा अगले स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आप फाइन पाउडर स्प्रिंकल करते हैं कैरम बोर्ड पे तो वो क्या करता है, वो उनका इंटरलॉकिंग को रिड्यूस कर देता है। ये बिल्कुल सही है। और इंटरलॉकिंग यहाँ पे कैरम बोर्ड और स्ट्राइकर की कम हो जाती है, इसी वजह से यहाँ पे स्ट्राइकर जो है दूर तक मूव करता है। तो ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, इस क्वेश्चन में भी देखा। तो अगर आप टेल्कम पाउडर लगा रहे हो तो सरफेस हो रहा है स्मूथ, और जहां पर स्मूथ सरफेस होगा सिंपल सी बात है कि वहां पर इंटरलॉकिंग जो होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि चिकनाहट बढ़ जाती है। ये आपका सही है। अगला अगर हम स्टेटमेंट देखें तो इसमें बोल रखा है कि इन ट्रैक इवेंट सोल ऑफ द एथलीट सोल इज ग्रोव टू रिड्यूस इंटरलॉकिंग। अब देखिए यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन आ गया कि एक एथलीट के अगर आप जूते देखेंगे तो उनके जो सोल होते हैं वे आपके उनमें स्पाइक्स वगैरह जो होते हैं वो इंटरलॉकिंग को कम नहीं करते, वो इंटरलॉकिंग को बढ़ाते हैं। और इंटरलॉकिंग को बढ़ाने के साथ साथ वो बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, वो यहाँ पे एक तरीके से अपने आप को फिसलने नहीं देते, यानी कि फ्रिक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इंटरलॉकिंग को बढ़ाते हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी भी बढ़े और वो यहाँ पे जो स्मूथ सरफेस होता है उसमें फिसले ना। तो यहाँ पे रिड्यूस नहीं होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो ए और सी दोनों गलत हैं, तो ए और सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्योंकि आपको इनकरेक्ट आंसर यहाँ पे सर्च करना था। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज मेंट टू रिड्यूस फ्रिक्शन फॉर यूजफुल आउटकम। इनमें से कौन से ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनमें घर्षण को कम किया जाता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो जूतों की जो सोल तलवे होते हैं उसमें हम फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं ना कि कम करते हैं, बढ़ाते हैं ताकि बंदा फिसले ना। तो ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि आपको कम करने वाला देखना है। इसके अलावा ट्रक के टायर जो होते हैं वो खांचेदार इसलिए बनाए होते हैं ताकि वो जो खांचे हैं वो ज़मीन के साथ इंटरलॉकिंग कर सकें, और जहाँ पर इंटरलॉकिंग होती है वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ता है ना कि कम होता है। तो ये भी नहीं होगा। ब्रेक पैड ऑन ऑटोमोबाइल। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्ड ही यहाँ पे है ब्रेक पैड, यानी कि जो चीज़ किसी चीज़ को रोकने का काम कर रही है। यानी कि इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में हम फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो चीज़ किसी चीज़ को ब्लॉक कर रही है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगला अगर हम ऑप्शन यहाँ पे देखें तो इसमें बोल रखा है अप्लाइंग ग्रेफाइट बिटवीन मूविंग पार्ट ऑफ मशीन। अगर आप ग्रेफाइट लगाते हैं तो वो चिकना हो जाता है और मशीन पार्ट सही से मूव करते हैं, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है। और यही आपसे पूछा गया था कि इनमें से किस ऑप्शन में फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ जिसमें हम लोगों को बोल रखा है कि आपको करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे पहचानना है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन और उसके बाद होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। अगर आपको ये सीक्वेंस पता है तो इस तरीके का क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। पहले ऑप्शन में बोल रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक वाला सबसे ज़्यादा होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। अगला बोल रखा है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है ये आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वे सबसे कम होता है, तो ये भी यहाँ पे गलत है। अगले में बोल रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, कम नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला अगर हम ऑप्शन देखें तो उसमें बोल रखा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो आपका रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है बट आपका स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, यानी कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जिसमें हमें असर्शन रीजन यहाँ पे दे रखा है। असर्शन क्या बोल रखा है, देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी कार, यानी कि एक स्टेशनरी कार में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता। पर यहाँ पे इसका कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि अगर एक स्टेशनरी कार को मैं मूव कराने की कोशिश करती हूँ तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लगता है जो कि होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि मूवमेंट वाले केस में यहाँ पे जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है उसमें भी आपको स्टैटिक फ्रिक्शन देखने को मिलता है। अब आगे यहाँ पे देखें कि फ्रिक्शन एक्ट ओनली इन मूविंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हमेशा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे लगता है। तो दोनों ही यहाँ पे गलत होने की वजह से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जिसके अंदर क्या बोल रखा है। एक और असर्शन रीजन हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है जिसमें बोल रखा है इट इज ईजी टू स्लाइड अ लाइटर ऑब्जेक्ट देन अ हेवियर ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है कि एक लाइट ऑब्जेक्ट को, एक हल्की वस्तु को आप आसानी से हिला पाएंगे, आसानी से स्लाइड कर पाएंगे एक भारी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। बिल्कुल सही है। आगे यहाँ पे बोल रखा है फ्रिक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए सिंपल से अगर हम इस पॉइंट को देखें तो देखिए किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज़्यादा होगा तो आप उसे ईजिली मूव नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मास ज़्यादा है तो वो चीज़ जल्दी आपको मूवमेंट में यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसका फ्रिक्शन भी ज़्यादा होता है। तो हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि मास ज़्यादा तो फ्रिक्शन ज़्यादा, तो हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं बोल सकते, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि असर्शन तो सही है बट इसका जो रीज़न है वो आपका इनकरेक्ट यहाँ पे दे रखा है। अब हम अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं जिसके अंदर क्या बोल रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फ्रिक्शन। इनमें से कौन सा फ्रिक्शन के बारे में, घर्षण के बारे में गलत दे रखा है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैंने अभी आपको बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन वैसे भी सबसे ज़्यादा होता है, तो स्लाइडिंग जो होगा वो उससे कम होगा। ये बिल्कुल सही है, तो ये गलत नहीं है। अगला, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन वैसे भी सबसे कम होता है, तो ये भी यहाँ पे सही है। अब आगे बोल रखा है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपके के पास दो ब्लॉक दूं, एक ब्लॉक है इस तरीके से चौखट और एक ब्लॉक है आपका सर्कुलर, मतलब एक है बिल्कुल यहाँ पे स्फेयर शेप का और एक है आपका यहाँ पे स्क्वायर शेप का। तो किसको मूव कराना इजी होगा? तो आप कहेंगे कि ये इजीली मूव हो जाएगा, इसको आपको ज़्यादा बल देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि ये शेप पर निर्भर कर रहा है कि आपने क्या इसको शेप दे रखी है। तो इस केस में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इस केस में फ्रिक्शन हो जाएगा कम, इस केस में फ्रिक्शन हो जाएगा ज़्यादा। तो हम इंडिपेंडेंट तो नहीं बोल सकते कि ये डिपेंड ही नहीं करेगा, ये निर्भर ही नहीं करेगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो आगे बोल रखा है फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन बोथ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यानी कि दोनों सरफेस पे ही फ्रिक्शन लगता है, ये सही है। तो यहाँ पे ये भी आपका इनकरेक्ट नहीं है। इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है थर्ड में दे रखी है, जो कि आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, अभी मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि आपके पास 4 बॉल है, चारों को अलग अलग सरफेस में मूव कराया जा रहा है। उसी तरीके का एक क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया गया है कि आपके पास सरफेस है एक वेट, जो इसमें यहाँ पे क्या किया गया, मार्बल का फ्लोर है जिसमें पानी डाला गया है। इसके अलावा ड्राई मार्बल का फ्लोर है। अगला है मार्बल के फ्लोर में आपने क्या किया, ऑयल जो है, तेल जो है वो स्प्रेड कर दिया। अगले में मार्बल के फ्लोर में आपने न्यूज़पेपर बिछा दिए। अब यहाँ पे बोल रखा है कि इन चारों सरफेस में आपने क्या किया, इसमें आपने टॉय कार जो है उसको पुश किया, यानी कि मूव कराने की कोशिश की, वो भी सेम फोर्स से, यानी कि समान बल से। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो देखिए जिसमें आपने ऑयल स्प्रेड किया है उसमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जिसमें आपने क्या किया, जिसमें आपने पानी डाला उसमें भी फिसलन होगी, तो यहाँ पे होगा D1।
इसके बाद जो आपका वेट मतलब ड्राई फ्लोर है उसमें नेक्स्ट होगा, और जिसमें आपने न्यूज़पेपर लगा दिया, न्यूज़पेपर क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, या फिर आप रेत छिड़क देते तो रेत में भी वो चीज़ रुक जाती। तो इस हिसाब से आप कहेंगे कि ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, जिस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें ये क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, तो इसमें बोल रखा है कि आपके पास दो ब्लॉक है आयरन के जिसका मास है M1 एंड M2 आर लाइंग ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर, एक सीमेंटेड फ्लोर में ऐसे ही पड़े हुए हैं, और M1 जो है यहाँ पे बता रखा है कि M1 यहाँ पे M2 से ग्रेटर है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से किस में फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, किस में फ्रिक्शन कम लगेगा। तो अब अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन के बारे में पूछूं, तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बोला कि इनको मूव करा रहे हैं और मूव कराने में बताइए कि कितना, किस में ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। बस यहाँ पे ये बोला गया है कि ये दोनों के दोनों जो ब्लॉक है, आयरन के ब्लॉक हैं, इनके द्रव्यमान के अनुसार M1 जो है बड़ा है M2 से, और यहाँ पे बोला गया है कि ये जो टुकड़े हैं ये ऐसी फ्लोर में पड़े हुए हैं, यानी कि ये फ्लोर में जस्ट रखे हुए हैं रेस्ट पोजीशन में। तो ऐसे केस में तो आप उन्हें मूव करा ही नहीं रहे, और जहाँ पर बिल्कुल भी मूव नहीं करा रहे उनमें कोई फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा ही नहीं, उस समय उस पर्टिकुलर टाइम में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। जैसे ही मूवमेंट आप कराएंगे तो तब जाके आप कहेंगे कि M2 में फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, M1 में ज़्यादा लगेगा M2 से, क्योंकि M1 का मास यहाँ पे ज़्यादा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मूवमेंट की बिल्कुल बात नहीं की गई, इस वजह से हम इस क्वेश्चन के फोर्थ ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट बोलेंगे। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।